नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित 83 मरीजों में से 10 हुए ठीक। अब तक 2 लोगों की मौत। मास्क और सैनिटाइजर जरूरी उत्पादों की श्रेणी में शामिल। कोरोना वायरस का मुकाबला करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का सार्क देशों ने किया स्वागत। प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने भी जताई सहमति। स्पेन के बाद अमेरिका ने भी कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपातकाल किया घोषित। महामारी से निपटने के लिए $50 अरब के पैकेज का ऐलान। जर्मनी ने भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद दिया सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज। इटली में एक दिन में 250 मौतें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा अब महामारी का केंद्र यूरोप। यस बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत। 18 मार्च को हटा ली जाएगी यस बैंक पर लगी रोक। सरकार ने यस बैंक पुनर्गठन योजना को किया अधिसूचित। वर्तमान प्रशासक प्रशांत कुमार नवगठित बोर्ड के प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे सप्ताह में बेहतरीन कामकाज। 82.6% रही राज्यसभा की उत्पादकता। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक समेत 3 विधेयकों को भी मिली मंजूरी। हर राज्य में एम्स की स्थापना केंद्र का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में संबोधन। कहा पिछले 6 साल में बढ़ाई गई देश में लगभग 29,000 एमबीबीएस और 17,000 पीजी की सीटें। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश में कोरोना वायरस से जुड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। दिल्ली में कल 69 साल की एक महिला ने दम तोड़ दिया, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित थी। इस बीच राहत की बात यह है कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कोरोना के 7 मरीज ठीक हो गए हैं। अब तक देश में कुल 83 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10 ठीक हो चुके हैं। अभी 71 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमित लोगों में 64 भारतीय, 16 इटली के और 1 कनाडा का है। जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में कौन कौन आया, उनकी जांच हो रही है। करीब 4,000 लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने कुल 82,296 यात्रियों को सर्विलांस पर रखा। इसमें से 2,559 लोगों में लक्षण दिखे थे। इनमें से 522 को हॉस्पिटल में रखा गया, जिनमें 17 विदेशी भी शामिल थे। प्रमुख और छोटे बंदरगाह पर कुल 25,504 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा लैंड पोर्ट पर 14 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। In addition, 7 more from Safdarjung have also recovered. Of these confirmed cases, 64 cases are of Indian nationals, 16 Italian nationals, and 1 Canadian national. Contact tracing of these cases is being actively pursued. So far, this has led to identification of more than 4,000 contacts who have been put under surveillance. Death of a 76-year-old male from Karnataka is confirmed to be caused due to comorbidities, that is asthma and hypertension, and he also tested positive for COVID-19. All the precautionary measures as per protocol, such as screening and home quarantine of the contact, has been initiated by the State Health Department of Karnataka and is being closely monitored. It is reiterated that Indian nationals are strongly advised to avoid all non-essential travel abroad and refrain from traveling to countries reporting high cases and deaths as mentioned in our travel advisories. All incoming international passengers returning to India should self-monitor their health and follow the required do's and don'ts as detailed by government. कोरोना हालात के मद्देनजर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जरूरी उत्पादों की श्रेणी में शामिल किया है। कोरोना वायरस के फैलने के साथ इन दोनों उत्पादों की कमी और कालाबाजारी के कारण ये कदम उठाया गया है। फिलहाल इस आदेश को 30 जून तक के लिए लागू किया गया है।
जरूरी उत्पाद कानून के तहत राज्य सरकारों को अब इन उत्पादों की कीमतें तय करने का अधिकार है। अब अगर कोई भी विक्रेता इसे एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आईटीबीपी के छावला कैंप में कोरोना वायरस जांच में वुहान चीन से पहुंचे 112 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। ये सभी जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। इस दल में 76 भारतीय और 36 विदेशी नागरिक शामिल थे। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित चीन के वुहान से 27 फरवरी 2020 को इन सबको भारत लाया गया था। 112 लोगों का आईटीबीपी के छावला क्वारंटाइन केंद्र में कोरोना वायरस की जांच पहली बार 27 फरवरी और 11 मार्च को नमूनों का एकत्रीकरण करके जांच की गई, जो नेगेटिव पाई गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सभी नागरिकों को गुलाब का फूल, आईटीबीपी का कैलेंडर और स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र सौंपा। इस बीच दक्षिण पश्चिम दिल्ली के झाड़ौदा कला स्थित पुलिस प्रशिक्षण शिविर को कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों की जांच के लिए बेस में तब्दील किया जाएगा। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे रुख करते हैं अनु का। अनु, कोरोना वायरस को लेकर सरकार किस तरह से तैयारी करती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? बिल्कुल अंकिता, अगर बात करें तो आज एक और मामला सामने आया है। ये मामला महाराष्ट्र का है, लेकिन ये क्या हम ये कहें कि ट्रैवल हिस्ट्री है या किसी के कांटेक्ट के साथ है, इस पर अभी मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी है। ये सब जानकारियों के लिए इंतजार है, लेकिन ये कंफर्म है कि अब जो मामले हैं वो 83 पे पहुंच चुके हैं। लेकिन इसमें एक राहत की खबर ये है, जो कल ही मंत्रालय ने बताया था कि 10 लोग जो हैं कोरोना वायरस से जो पीड़ित थे वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उन्हें कोरोना वायरस मुक्त कर दिया गया है। बाकियों का इलाज अलग अलग जगहों पे अस्पतालों में चल रहा है। और वहीं देखें तो सरकार जो है एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि कुछ नए अन्य कदम भी उठाए, क्योंकि जिस तरह से हालात हो रहे हैं, सरकार और केंद्र और राज्य सरकारें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मिलकर काम कर रही हैं। जैसे कि हमने देखा कि स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल्स, मॉल्स और पब्लिक प्लेसेस में बार बार एडवाइजरी दी जा रही है कि ना जाएं, और बाकी स्कूल, कॉलेजेस और सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए। काफ़ी सारे राज्यों ने ये कदम उठाया है। ये लोगों की बेहतरीन के लिए ही है कि इस तरह के मामलों में जब आ रहे हैं कोरोना वायरस, जब संक्रमण से फैल रहा है, तो एडवाइस है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं और इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में उनका सहयोग करें। वहीं जहां हैंड सैनिटाइजर और मास्क की बात थी, तो सरकार ने इसको एसेंशियल कमोडिटी के अंदर ले आया है, यानी कि जो ज़रूरी उत्पाद होते हैं उसके अंदर। अब ये सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि ये लोगों को आसानी से मिले और बिना ब्लैक मार्केटिंग यानी काला बाजारी ना हो इन चीज़ों की। और वहाँ पे अगर हम ये देखें कि आज एक विशेष विमान जो है ईरान जाएगा और वहाँ पे जितने हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लेकर कल उम्मीद है कि रविवार को दोपहर तक उनको लेकर लौटेगा और फिर एक और फ्लाइट जाएगी ईरान वापस वहां पे बाकी अन्य भारतीयों को लेने के लिए। बिल्कुल, तो सरकार ने विदेशों ये तय किया था कि भारतीयों को लाने की कवायद भी सरकार की तरफ से की जा रही है, तो वहीं देश में भी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई देशों को एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हमारा ग्रह कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से जूझ रहा है। विभिन्न स्तरों पर सरकारें और लोग इसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। दुनिया की आबादी का काफी बड़ा हिस्सा दक्षिण एशिया में रहता है और यहाँ के देशों की सरकारों को लोगों के स्वास्थ्य की खातिर सभी प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क देशों के नेताओं को मजबूत रणनीति तैयार करनी चाहिए। सार्क के सभी सदस्य देशों के नागरिकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन देशों के नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम एकजुट होकर दुनिया के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं और दुनिया को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव के अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के राष्ट्र प्रमुखों ने इस पहल का स्वागत किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि श्रीलंका चर्चा में शामिल होने और सार्क के अन्य सदस्यों से सीखने के लिए तैयार है। आइए इस कठिन परिस्थिति में हम एकजुट हों और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखें।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और हमारे नागरिकों को इस घातक बीमारी से बचाने के लिए सार्क देशों के नेतृत्व में मजबूत रणनीति तैयार करने के लिए नेपाल सरकार मिलकर काम करने को तैयार है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम का समर्थन किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि इसे ही नेतृत्व कहते हैं। क्षेत्र के सदस्य के तौर पर हमें साथ आना चाहिए। इससे छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर जोर पड़ता है, इसीलिए हमें समन्वय के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई संदेश नहीं कि हम इसके तत्काल और प्रभावशाली परिणाम देखेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है। हम क्षेत्रीय एकता दिखाने की मुहिम का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली बैठक में शामिल होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आयशा फारूकी ने ट्वीट करके कहा कि वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो भी जरूरत होगी पाकिस्तान मिलकर करेगा। फारूकी ने कहा है कि हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री से बात की है, वे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इस बीच विदेश मंत्रालय ने 130 से अधिक देशों के राजदूतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों से अवगत कराया। इसमें विदेश मंत्रालय के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है वो बाहर से भारत में आने वाले संक्रमण को रोकने और भारतीय लोगों को नए संक्रमण से बचाने के लिहाज से जरूरी थी। इसी क्रम में भारत ने शुक्रवार को बांग्लादेश में जाने वाले बस और रेल सेवाओं को भी फिलहाल रोक दिया है। मध्य रात्रि से लोगों को 37 में से 19 जमीनी आव्रजन जांच चौकी से गुजरने की इजाजत होगी और भारत बांग्लादेश आने जाने वाली ट्रेनें और बसें 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। बाद में विदेश गृह स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि तेहरान से भारतीय लोगों को लेकर महान एयरलाइंस का एक विमान आज दिल्ली आएगा। एक अतिरिक्त विमान भी तेहरान भेजा जा सकता है। तेहरान से कल 44 यात्रियों को मुंबई लाया गया है। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव दामू रवि ने बताया कि अभी तक विदेश से 1031 लोगों को लाया गया है। इनमें 48 वो लोग भी शामिल हैं जो मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के हैं। See, these students are quite dispersed. They are around many places in Italy, but I think priority is right now Milan, where our students are stranded in and around Milan. So the number that we are getting in consultation with our ambassador and the consul general in Milan is about 220 or so. So that's our priority to bring them. But subsequently, I'm sure, and we will look around if there are any other students who are left behind, and they will be advised to contact our missions, and we will aggregate that number and see what next we can do about that. That this is a global fight, we have to stand together, that it needs world solidarity. India is on, Denmark is on, the whole world is on. So let's fight it together. Let's work together. Are you happy with the preparation? I think so. It's really nice. I felt very assured, so I think we are moving forward to the right thing. कोरोना वायरस के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर अपने संबोधन में कहा कि राज्यों को इस महामारी से निपटने के लिए $50 अरब दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें कुछ बलिदान करना होगा, लेकिन कुछ समय का ये त्याग बाद में फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि अगले 8 सप्ताह कठिन हैं। अमेरिका में अब तक 1100 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले स्पेन ने भी देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against
this disease. In furtherance of the order, I'm urging every state to set up emergency operation centers effective immediately. इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बोल्सोनारो के संचार प्रमुख फेबिया वाजगाटन गत सप्ताहांत अमेरिका की यात्रा के बाद कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद बोल्सोनारो की भी जांच की गई। अमेरिका की यात्रा के दौरान दोनों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। जर्मनी की सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुक्रवार को सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कंपनियों को असीमित कर्ज देने की पेशकश की है, ताकि वो कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए संकट के दौरान भी काम करते रहें। चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि जर्मन सरकार के इतिहास में ये कदम अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए जो भी आवश्यक होगा बर्लिन वो करेगा। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में अब तक हुई मौत का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच चुका है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक कुल 3189 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में 85 और लोगों की मौत के बाद कुल 514 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे इटली में इस वायरस के संक्रमण से शुक्रवार को 250 लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1266 हो गई। साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 17,660 हो गई है। उधर फ्रांस में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 18 लोगों की मौत होने से कुल मृतक संख्या 89 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस महामारी के चलते ब्रिटेन ने मई में होने वाले स्थानीय चुनावों के 1 वर्ष देरी से कराने का शुक्रवार को ऐलान किया है। और रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग के दूसरे सप्ताह के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता में इजाफा हुआ। बजट सत्र के पहले हफ्ते में राज्यसभा की उत्पादकता जहां 9.5% रही, तो वहीं दूसरे हफ्ते में उत्पादकता में 82.6% बढ़ोतरी देखने को मिली और इस हफ्ते राज्यसभा की 3 बैठकें हुई। इस दौरान 13 घंटे 38 मिनट सदन की बैठक चली, जबकि इसके लिए निर्धारित समय 16 घंटे 30 मिनट था। अवरोध की वजह से सदन को 5 घंटे और 51 मिनट का समय गंवाना पड़ा। हालांकि सदन में अतिरिक्त कामकाज भी हुआ। 3 घंटे 58 मिनट अतिरिक्त कामकाज के लिए भोजनावकाश के समय में भी सदन की कार्यवाही चली। इस वजह से कामकाज में सिर्फ 1 घंटे 53 मिनट का ही प्रभावी नुकसान हुआ। 13 मार्च को प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई। इस दौरान 9 तारांकित सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। 11 मार्च को प्रश्नकाल की कार्यवाही गतिरोध की वजह से बाधित हुई, जबकि 12 मार्च को विधायी कामकाज की वजह से प्रश्नकाल को स्थगित करना पड़ा। 12 मार्च को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसी दिन राज्यसभा से खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 को भी मंजूरी मिल गई। वहीं 13 मार्च को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 को राज्यसभा ने चर्चा के बाद लोकसभा को वापस कर दिया। इन 3 विधेयकों पर कुल मिलाकर 4 घंटे 35 मिनट चर्चा हुई। इस दौरान 37 सांसदों ने अपने अपने विचार रखे। सदन ने 11 मार्च को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2019 में लोकसभा से किए गए संशोधनों पर भी सहमति दे दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्यसभा में कोरोना वायरस को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के बारे में सरकार की कोशिशों के बारे में भी जानकारी दी। 12 मार्च को राज्यसभा में दिल्ली के कुछ भागों में हाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा हुई। ये चर्चा 4 घंटे 15 मिनट चली। अल्पकालिक चर्चा में 21 सांसदों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया। इस दौरान शून्यकाल में सदस्यों ने जनहित से जुड़े 17 मुद्दे उठाए। वहीं 9 विशेष उल्लेख भी किए गए। 13 मार्च को राज्यसभा में 2 गैर सरकारी विधेयकों पर 1 घंटे 7 मिनट चर्चा हुई। हालांकि दोनों गैर सरकारी विधेयकों को वापस ले लिया गया। 13 मार्च यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को सदन में 10 गैर सरकारी विधेयकों को भी पेश किया गया।
सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उम्मीद जताई है कि सरकार की पुनरुद्धार योजना से बीएसएनएल और एमटीएनएल का जल्द ही कायाकल्प होगा। समिति ने भरोसा जताया कि सरकार के कदमों से इन्हें खराब वित्तीय स्थिति से बाहर आने में मदद मिलेगी और इनकी छवि में भी सुधार होगा। समिति ने कहा है कि ये जल्द लाभ अर्जित करने वाली कंपनियां बने। इसके लिए विभाग वीआरएस की पूरी राशि जारी करे और इसके लिए 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन सुनिश्चित करे। समिति ने 2020-21 के दौरान दूरसंचार विभाग की अनुदान मांगों की भी गहन समीक्षा की। समिति ने 2019-20 के दौरान दूरसंचार विभाग के राजस्व और पूंजी खंड के खराब प्रदर्शन पर चिंता जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि ये क्षेत्र हमारे समाज की जीवन रेखा बन चुके हैं। हर क्षेत्र में इसका महत्व है और इसीलिए जरूरी है कि देश दूरसंचार क्षेत्र का पूरा लाभ उठाए। देश के 8 एम्स के सदस्य के लिए 8 राज्यसभा सांसदों को निर्वाचित घोषित किया गया है। शिव प्रताप शुक्ल एम्स गोरखपुर के सदस्य चुने गए हैं, जबकि एम्स बठिंडा के लिए श्वेत मलिक, एम्स गुवाहाटी के लिए रिपुन बोरा और एम्स बिलासपुर के लिए अनिल बलूनी चुने गए हैं। एम्स देवघर के लिए समीर उरांव, एम्स बीबीनगर के लिए डॉक्टर बांडा प्रकाश, एम्स विजयपुर के लिए शमशेर सिंह मनहास और एम्स राजकोट के लिए डॉक्टर अमी याज्ञिक का निर्वाचन हुआ है। इस चुनाव को लेकर 2 मार्च को उच्च सदन ने प्रस्ताव स्वीकार किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अमित शाह आज ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम करने को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर राज्य में एम्स बनाने के वादे को तेजी से पूरा किया। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग आज मोदी जी के समय में 157 मेडिकल कॉलेज नए शुरुआत करने की आज घोषणा भी हुई है, स्थापित भी होने लगे, काम भी चल रहे। आप कल्पना कर सकते हैं 157 मेडिकल कॉलेज। एम्स भी अटल जी 6 बनाकर गए थे, जिसमें से एक जहां पर आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वो ऋषिकेश एम्स, मगर ये 6 एम्स थे। आज और 16 एम्स के साथ 22 एम्स का काम चालू कर दिया है और लक्ष्य रखा है हर राज्य में एक एम्स बने। यस बैंक के खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर है। 18 मार्च शाम 6 बजे के बाद बैंक पर लगा मोरेटोरियम हटा लिया जाएगा, यानी कि ग्राहकों पर लगी रकम निकासी से संबंधित पाबंदियां हट जाएंगी। ऐसा शुक्रवार को कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले और उसके बाद जारी नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना के बाद किया गया है। अधिसूचना में यस बैंक के पुनर्गठन का विवरण दिया गया है, जिसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रशांत कुमार को यस बैंक का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील मेहता को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। पुनर्गठन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में 49% हिस्सेदारी खरीदेगा, जबकि निवेशकों को भी बैंक में हिस्सेदारी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एसबीआई 3 साल तक यस बैंक में 49 में से 26% शेयर नहीं बेच सकेगा, जबकि दूसरे निवेशकों के 75% शेयरों पर 3 साल का लॉक इन पीरियड लगाया गया है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र जल्द ही दुनिया भर के सभी बड़े बाजारों में कोयले से सस्ते हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सभी बड़े बाजारों में नए कोयला संयंत्रों के निर्माण की तुलना में अक्षय ऊर्जा एक सस्ता विकल्प बन सकता है और 2030 तक इनकी लागत में कमी आने की उम्मीद है। कोयले का बड़ा निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया अपने आधे थर्मल कोयले का निर्यात जापान को करता है। यहां पवन ऊर्जा संयंत्र पर लागत कम होती जा रही है। चीन और दक्षिण कोरिया में भी सोलर ऊर्जा पर लागत मौजूदा कोयले की तुलना में कम होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार।